स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जून 2024 में जो नेट की एग्ज़ाम होगी, उसके लिए फर्स्ट पेपर का सारा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज उसी सीरीज की ये पहला वीडियो हम लोग मान सकते हैं। पहला वीडियो सीरीज की आज पहली क्लास जो है, क्लास फर्स्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। उससे पहले कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करें, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है आप सभी लोगों को अगर नहीं पता हो, या जो पहली बार जून में 2024 में नेट का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बात जाननी जरूरी है कि हम लोगों को टोटल 10 यूनिट्स जो हैं पढ़ने हैं, और सारे यूनिट से जो है अभी तक 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल इस फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसी 50 क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम लोग को 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट्स जो है वो कवर करने हैं। तो उसी की तैयारी के सीरीज में पहला वीडियो जो है आप लोगों के सामने आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड इसका मतलब होता है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता का मतलब होता है कि एबिलिटी टू टीच, एबिलिटी टू टीच। कोई हम लोग हालांकि बचपन से लेके अभी तक स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग से और 10-15 साल का जो समय है टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में गुजार चुके हैं। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का मतलब क्या होता है, और हमें बस समझना है कि अभिक्षमता क्या होता है। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एबिलिटी, एबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पढ़ा रहा है या कोई चीज़ सिखा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर के नॉलेज को आप तक ट्रांसफर करने में बिल्कुल सक्षम हो सके। जैसे कि उसके पास एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि संचार कौशल, उसे जो है अपनी बातें जो है अच्छे से कहने आनी चाहिए। उसके पास एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज है वो होना चाहिए, नॉलेज जो है उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक प्रॉपर क्लासरूम यानी कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होनी चाहिए जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो सके। इसके अलावा ये कुछ बेसिक फीचर जो है एक टीचर के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस टीचिंग वन साइडेड होता है, उसमें जो है स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है, या जो सीख रहा है उसका कोई रोल नहीं रोल नहीं होता है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन स्किल किसी टीचर का अगर मैटर करता है, तो वही कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट के अंदर भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात रही कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे नॉलेज अगर टीचर के पास है, तो अगर वो नॉलेज दूसरे को प्रोवाइड करा रहा है, तो वो नॉलेज जो है स्टूडेंट के पास भी अच्छे से पहुंचनी चाहिए।
वो इन्वायरमेंट जो क्लास का इन्वायरमेंट हो, या ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस अगर हो रहा है, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो यही चीजें जैसे कि एबिलिटी के अंदर आती हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर जो है कौन कौन सी ऐसी एबिलिटी या कौन कौन से ऐसे क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि अगर वहाँ टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो एकदम बिल्कुल इफेक्टिव हो। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के टाइप्स कितने होते हैं, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, इसके अलावा लर्नर्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसे जो कितने प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जिनके बिना हम अगर देखें तो टीचिंग का कार्य, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है या बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन से कैसे कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है या नेट के फर्स्ट पेपर का कोई ऐसा पोर्शन जो है पढ़ना है, तो हमें यह सोचना होगा कि जो यूजीसी नेट है, यूजीसी जो संस्था है, सबको पता है कि यूजीसी क्या है। यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज यानी कि भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं सबको पकड़ के रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, ये सबको पता है। तो यूजीसी कुछ सोच समझ के जो है नेट के एग्जाम में फर्स्ट पेपर को रखा होगा। जैसे कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर के आते हैं, तो उसने कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। ये नहीं है कि बस ऐसे ही दे दिए कि आओ एग्जाम लेते हैं और इसमें ये अगर ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो इनको स्कॉलरशिप या फेलोशिप दे दिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि जितने भी यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कम आईसीटी हो गया, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, सारे ऐसे यूनिट्स हैं या सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में आगे भी काम आने वाले हैं और अभी भी हमारे लाइफ में काम आते हैं। तो इसी चीज को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए कि आपके पास कम से कम इतना बेसिक नॉलेज इन सारे टॉपिक्स या सारे यूनिट्स का हो कि आप को एक फेलोशिप या एक एलिजिबिलिटी का जो है सर्टिफिकेट आसानी से वो दे सके। तो एक चीज हम लोग को जो ध्यान रखनी है कि इन सारे टॉपिक्स को, सारे यूनिट्स को, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड हो या कम्युनिकेशन हो या लॉजिकल रीजनिंग हो, अपने डेली लाइफ से जो है कंपेयर करते करते हम लोग को सारी चीजें सीखनी है। जैसे कि हमारे लाइफ में जो है टीचिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे रिसर्च करने वाले हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए और हमारे वो स्टडी को कैसे जो इफेक्ट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन अगर कोई है, कम्युनिकेशन मान लीजिए कि कम्युनिकेशन की बात करें अगर, तो हम कैसे किसी को अपनी बात जो है प्रभावी तरीके से कह सकते हैं, कैसे किसी की बात को सुन सकते हैं, कैसे जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है, या कम्युनिकेशन में कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। मास मीडिया क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है प्रिंटिंग प्रेस और सोशल मीडिया और मास मीडिया का यूज इस समय बहुत ही भयंकर तरीके से हो रहा है। तो वो उन सारी चीज़ों को जब हम लोग डेली लाइफ से जब कंपेयर करके पढ़ेंगे और डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे और शुरू करते हैं आज का अपना जो है पहला टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले जो है हम लोग को एक चीज़ जो ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जो यानी कि आप अगर सेकेंड पेपर या फर्स्ट पेपर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो किसका किसके अंदर जो है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो है एजुकेशन, टीचिंग से पहले हमें जानना जरूरी है कि एजुकेशन क्या होता है और इसके बारे में जो है जो फिलोसफर हैं वो कौन कौन से फिलोसफी जो है, कौन कौन से डिफिनीशन जो है एजुकेशन का वो लोग
प्रोवाइड किए हैं, या कौन कौन से ऐसे डिफिनीशन है जो वो दिए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अगर नोट नोट्स कर रहे हैं, सारी चीज़ों को नोट कर रहे हो, तो जल्दी से मैं डिफिनीशन कुछ बोलता हूँ, और लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला जो डिफिनीशन है एजुकेशन का, वो स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब कि स्वामी विवेकानंद एजुकेशन की जब परिभाषा या डिफिनीशन देते हैं, तो वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब कि शिक्षा शिक्षा जो है एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मैं पूर्ण हूँ या पूर्ण हूँ, तो उसे जो है सबसे, जो उसके लिए बेसिक नीड है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, उसके पास जो है एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा जो कहना है विवेकानंद का है, कहना ऐसा, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको कैसे पूछा जाएगा कि ये डिफिनीशन पूरी दे दी जाएगी, और पूछा जाएगा कि ये जो डिफिनीशन है वो एजुकेशन के लिए किस स्कॉलर ने जो है वो दिया है। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा डिफिनीशन आता है तो वो जो है हम लोग स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये डिफिनीशन दी हुई है। इसके अलावा जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट हैं एजुकेशन के लिए, उनका नाम है जॉन डीवे। JOHNDEWEY। ओके। ये जो बोलते हैं कि एजुकेशन, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे आवाज पे और लिखेंगे सारी चीजों को। इज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। मतलब कि एजुकेशन इज द पावर by which man is able to control his environment and fulfill his possibility। जॉन डीवे जो है वो कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई आदमी जो है अपने चारों तरफ के वातावरण को कंट्रोल करता है, और अपनी सभी संभावनाओं को वो जो है फुलफिल करता है। मतलब कि एजुकेशन के द्वारा ही अगर हमें संभावना है कि चांद पे जल है, या मंगल पे जीवन संभव है, तो वो कैसे फुलफिल होगा? एजुकेशन के द्वारा ही फुलफिल होगा। जब हम उस पर रिसर्च करेंगे, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, वो कोई अपना उपग्रह जो है वहाँ भेजेंगे, तभी जो है वो सारी चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो जॉन डीवे जो है वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज द पावर विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। ओके, ये आप लोगों ने नोट किया। इसके बाद एक और है, ज़्यादा डिफिनीशन हम लोग नहीं लेंगे। अगर जितनी डिफिनीशन है सारे डिफिनीशन को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें जो है सारे मटेरियल्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो डिफिनीशन बहुत है एजुकेशन के लिए, और बेसिक चीज़ आपको अगर पूछा जाए कि एजुकेशन क्या है आपके
पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग से, तो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए तो मैं ये बताऊंगा कि एजुकेशन हमारे पास एक ऐसा पावर है, मतलब कि अगर हम कोई चीज आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई चीज सोशल साइंस के फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने फैमिली से रिलेटेड अगर कोई चीज करना चाहते हैं, तो उसका अगर कोई सोर्स है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो वो बस एजुकेशन है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एजुकेशन के अलावा और ऐसी कोई संसाधन नहीं होती है जिसके द्वारा वो अपनी सारी पॉसिबिलिटी को वो फुलफिल कर पाए। तो ये रहा एजुकेशन। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के कुछ डिफिनीशन हम लोगों ने देखे। अब देखें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले शिक्षा है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, या उस चीज को वो डिटरमाइन करते हैं, या उसको कैसी एजुकेशन दिया जाए, क्या एजुकेशन दिया जाए, और क्यों एजुकेशन दिया जाए, उन सारी चीज़ों को वो रेगुलेट करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंट तीन फैक्टर जो है हम लोगों को देखने हैं। पहला जो है कि किसी व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को क्या पढ़ाया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को कैसे जो है शिक्षा दिया जा रहा है। ओके, क्यों, क्या, कैसे, ये तीन चीजें हैं जिसके वजह से जो है एक जो है वैज्ञानिक समाज का निर्माण होता है। वैज्ञानिक मतलब कि अगर आप एक तर्कशील व्यक्ति हैं, एक बातों बातों में तर्क करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको जो है हर चीज में तर्क करना है कि कोई चीज क्यों हो रहा है, कोई चीज जो है परिवर्तन होने के बाद क्या बन रहा है, और कोई चीज जो है कैसे जो है वो बन रहा है। तो इस चीजों को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड जब हम लोग देखेंगे तो वाई, मतलब कोई व्यक्ति को क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज की जो हमें आंसर जो देता है, जो सब्जेक्ट हमारा जो आंसर देता है ह्यूमैनिटीज का, वो देता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो सब्जेक्ट होता है वो बताता है कि लोगों को शिक्षा जो है क्यों दिया जाना चाहिए, लोगों को पढ़ाया क्यों जाना चाहिए। ये आप लोग याद रखेंगे कि वाई का जो आंसर जो देने वाला सब्जेक्ट है वो है फिलॉसफी। और लोगों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करता है कि उसकी सोशल नीड क्या है। जैसे कि अगर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं साइंस पढ़ने वाला बालक हूँ, तो मुझे जो है क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये मैं मेरे आसपास का जो सोशल नीड है, मेरा जो नीड है, वो डिटरमाइन करेगा कि मुझे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो वाट का जो आंसर है वो देता है सोशल नीड। अगर हमारा कोई सोशल नीड है तो वो बताएगा कि हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो हाउ है कि कैसे किसी को पढ़ाया जाना चाहिए, इसका आंसर जो देता है वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब जो आप लोगों में से जो लोग साइकोलॉजी के बारे में जानते हो, तो वो ये जो है मनोविज्ञान इसको बोला जाता है। मनोविज्ञान का मतलब होता है कोई व्यक्ति कितना सोच सकता है, कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है। कोई व्यक्ति को अगर समझना है तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो है वो सहारा जो है लिया जाता है। इसीलिए जो है एजुकेशन किसी को कैसे देना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो थी एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि वाई वाट हाउ। वाई का आंसर जो है हमें फिलोसफी देता है, वाट का आंसर जो है हमें सोशल नीड देता है, मतलब कि हमारी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, हमें हमें शिक्षा मिलेगी। हाउ का आंसर जो है वो साइकोलॉजी देता है, मतलब कि हम कैसे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका जो निर्णय साइकोलॉजी से किया जाता है। ओके, इसके बाद हमें देखना है
एजुकेशन के टाइप कितने होते हैं, जैसे कि एजुकेशन जो है कितने टाइप के होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर शिक्षित किया जा रहा है, तो उसे हम कितने वे में शिक्षित कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो एजुकेशन का टाइप होता है वो होता है फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा जो एजुकेशन का टाइप टाइप होता है वो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तीसरा जो होता है इन इनफॉर्मल एजुकेशन। ये जो है कुछ टाइप है एजुकेशन के। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा होगा कि फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह जो है निभाई जाएंगी। जैसे कि इसमें जो है एक प्रॉपर सिलेबस के ऊपर जो है बात होगी, प्रॉपर जो इसमें एक सिलेबस होगा, एक पूरा सिस्टम होगा, सिस्टम के तहत जो है एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे कि हमारी जो स्कूलिंग होती है उसमें एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता है कि अगर आप फर्स्ट क्लास में है तो यहाँ जो है आपका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन होने के बाद अगर उसमें आप पास करते हैं तब आप सेकंड क्लास में जाएंगे, अगर उसमें पास करते हैं तब आप थर्ड क्लास में जाएंगे। तो यहाँ एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। ओके, तो ये होता है फॉर्मल एजुकेशन में। इसके अलावा जो है फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉपर जो है इवेलुएट किया जाता है चीज़ों को। इवेलुएट मतलब कि टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, आपके रिजल्ट्स को देखा जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन में एक प्रॉपर सिलेबस होता है, एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर इवेलुएशन सिस्टम होता है, मतलब चीज़ों को चेक किया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है आपका, अगर आप उसमें पास करते हैं तब आपको आगे प्रमोट किया जाता है। वहीं अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखें तो इसको हम लोग सेमी फॉर्मल बोल सकते हैं। सेमी फॉर्मल का मतलब कि कुछ चीज़ें जो इसमें फॉर्मल होती हैं, कुछ चीज़ें जो है इनफॉर्मल होती हैं। जैसे कि हमारी जो आज की ऑनलाइन की जो डिग्री वाला ओपन यूनिवर्सिटीज जो है वो जो कोर्स प्रोवाइड कराती हैं उसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब कि आप एक तरह से पढ़ भी रहे हैं और एक तरह से नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बस एक एग्जाम देना है और अपना सारा असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना है, और आपको ना कोई प्रॉपर क्लास करनी है, ना आपको कोई प्रॉपर सिलेबस पूरा करना है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर पढ़ने को देखने को मिलता है, और इसे हम लोग इसीलिए सेमी फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे कि इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जो प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि DCA, ADCA, ट्रिपल सी, ये या आपको ऑनलाइन जो इग्नू के द्वारा जो इस समय मटेरियल इग्नू का जो कोर्सेज हैं वो, ये सब क्या है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग जो होती है वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में देखने को मिलती है। वही बात करें अगर हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन की, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो होता है बिल्कुल जो है इसमें कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, इसका कोई एक प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है, एक कोई डिफाइंड प्लेस नहीं होता जिसपे ये एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाए। जैसे कि हमारे जो घर से जो चीज़ें हम लोग सीख पाते हैं, जैसे कि खाना बनाना, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना हो गया, या कपड़ा धोना। खेत में शुरू में जब हम लोग हल चलाना सीखते थे, तो इस टाइप की चीज़ें जो हमारे फैमिली के द्वारा या हमारे सोशल सोसाइटी के द्वारा जो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं जो एजुकेशन, उसे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ओके, जो हमारे मम्मी पापा, जो हमारे दादा दादी, जो चाचा चाची के द्वारा जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करा जाता है उसे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद आगे जो हम लोग को देखना था वो था फिलॉसफी ऑफ
फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब कि कैसे जो है कौन कौन से ऐसे फिलोसफर जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड अपनी कुछ थियरी वगैरह जो दिए हैं कि अगर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है तो वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उस एजुकेशन के सेंटर में किस चीज़ को रख के उसे एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए कुछ लोग जो है अपनी अपना मत जो है वो देते हैं कि एजुकेशन जो है वो उसमें आइडियलिज्म को फॉलो किया जाना चाहिए। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद, और नेचुरलिज्म का मतलब होता है प्रकृतिवाद। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। आइडियलिज्म वाले जो होते हैं, आदर्शवाद जो मानते हैं, वो उनके जो फिलोसफर जो हैं वो बोलते हैं कि इस सारी दुनिया को, ये जो हमारा पूरा संसार है, इसको अगर कोई बनाने के लिए जिम्मेदार है तो वो है भगवान। और नेचुरलिज्म वाले जो बोलते हैं, प्रकृतिवाद वाले जो बोलते हैं कि अगर इस सारे संसार को बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है प्रकृति, यानी कि नेचर। आइडियलिज्म वाले बोलते हैं, जो आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि हमें अगर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है तो एजुकेशन के सेंटर में जो है गॉड को रखना होगा। यानी कि हम अगर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके सेंटर में हर बात में जो है भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और हर बात में जो है भगवान को जो है वो रख के एजुकेशन दिया जाना चाहिए, जैसे कि गॉड इन सेंटर। और इसमें जो जाहिर सी बात है कि ये लोग बोलते हैं कि अगर एजुकेशन किसी को दिया जा रहा है तो उसके सेंटर में जो है नेचर होना चाहिए। नेचर इन सेंटर, प्रकृति जो है उसके सेंटर में होना चाहिए। तीसरी बात अगर हम लोग देखें, आइडियलिज्म वाले जो हैं वो रियल नॉलेज, रियल नॉलेज का मतलब जो नॉलेज गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था, या जो नॉलेज बहुत ही ध्यान वगैरह करने से जो मिलता है, उस नॉलेज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। रियल नॉलेज, रियल नॉलेज का मतलब कि जिसमें मनुष्य को शांति मिले, मनुष्य को अध्यात्म की प्राप्ति हो, उस नॉलेज पे जो है फोकस करना चाहिए। उसकी एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। और ये प्रकृति वाले जो है, प्रकृतिवाद वाले जो है वो बोलते हैं कि हमें वही नॉलेज जो है गेन करना चाहिए जो हमारे सेंसेस से मिल सके। सेंसेस का मतलब आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। प्रकृतिवाद वाले मानते हैं कि अगर हमें कोई नॉलेज गेन मिल सकता है, कोई एजुकेशन हमें अगर मिल सकता है, तो उसके लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो मनुष्य का जो सेंसरी सिस्टम है, जो सेंस है मनुष्य मनुष्य का, वही जिम्मेदार है। उसी के कारण जो है वो नॉलेज जो है वो गेन कर सकता है। इसके लिए आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ को ये लोग जिम्मेदार मानते हैं, न कि भगवान को। तो ये रही दो इम्पोर्टेंट फिलॉसफी। इसके अलावा हमें देखना है यथार्थवाद या व्यवहारवाद। इसे आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। फ्रेगमेंटिज्म, इसके आगे एक और दो फिलॉसफी हैं, उसे हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और ये हमारा इनिशिएटिव कैसा है, अगर इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ओके। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो, या क्लास थोड़ा सा बोरिंग तो है क्योंकि आज क्लास की पहला क्लास है और इसमें जो है कोई चीज़ समझाने वाली नहीं थी, इसीलिए क्लास थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको।
लेकिन अगर आप इतनी बोरियत से दूर भागेंगे तो इतना याद रखिए कि पूरा फर्स्ट पेपर ही बहुत ही बोरिंग है, और इसमें आप अपना इंटरेस्ट अगर नहीं जगा पाते हैं तो फिर कोई भी आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ से कंपेयर करके पढ़ना है कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या सोचता, या ये अगर इसकी डिफिनीशन अगर मैं देता तो क्या सोचता। ओके। इसके अलावा आप लोगों के कुछ होमवर्क हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ फिलोसफर जो है वो आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, कुछ फिलोसफर जो है नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं। तो आपको बस इतना सर्च करना है, इतना सर्च करना है आपको। होमवर्क के लिए आपको बस इतना होमवर्क है कि आइडियलिज्म को कौन कौन लोग फॉलो करते हैं, और नेचुरलिज्म को कौन कौन लोग जो है वो फॉलो करते हैं, या इसके समर्थक कौन कौन है इन दोनों आइडियाज के। ओके। अगर आपको इसके आंसर मिलते हैं तो आप कृपया उसे जो है इस नंबर पे भेजने का कष्ट करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग इतना कितना जो है इस वीडियो को सीरियस ले रहे हैं, और हमारे इस इनिशिएटिव को अपना कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इस क्लास को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। ओके। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच।